साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल दिल्ली से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं, बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, जिसकी तरफ मीडिया ने ध्यान नहीं दिलाया। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों की परेशानी बढ़ने वाली है। कुछ पॉइंट्स पहले आपके सामने रख देता हूं। केजरीवाल पर अब सरकार ने सीधे संवैधानिक नकेल की तैयारी शुरू कर दी है और इसका नतीजा भी आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा, अब ज़्यादा देर नहीं है। दूसरा, नेहरू के फॉर्मूले से केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब नेहरू का फॉर्मूला क्या है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कदम चल दिया गया है और दूसरा कदम जब सरकार चलेगी ना, तो केजरीवाल मॉडल की पूरी राजनीति तबाह हो जाएगी। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये जो बदलाव किया गया है ना अध्यादेश के बाद बिल में, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप किया गया है। यानी केजरीवाल जी अगर चाह भी लेंगे ना, तो भी उनकी मुश्किल ख़त्म नहीं होगी, ये भी आपको बताऊंगा। एक और बड़ी खबर आपने देखी कि नहीं देखी, बड़े अंक गणित की चर्चा हो रही थी। वाईएसआरसीपी के बाद बीजेडी भी केजरीवाल के खिलाफ हो गए हैं, बड़ा माहौल बना रहे थे। वो देखना जरूरी है कि स्थितियां कैसे बन रही हैं, कैसी पैदा हो रही हैं। और जो अंक गणित बदला है ना, उससे केजरीवाल दहशत में आ गए हैं, क्योंकि अब इनकी तैयारी शुरू हो गई है। ये जो भ्रष्टाचार का मामला छिपा रहे थे ना, अब छिपा नहीं पाएंगे। और कांग्रेस की रणनीति पर भी चर्चा करूंगा। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है, वो नेहरू, अंबेडकर और पटेल की सोच के खिलाफ है। जी हाँ, और क्यों, इसके लिए आपको दिल्ली के राजनीतिक इतिहास का कच्चा चिट्ठा दिखाऊंगा। बिल्कुल लेमैन की भाषा में आपके सामने डिकोड करूंगा दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि दिल्ली में विधानसभा की कहानी क्या है, किस प्रकार से नेहरू के साथ बहुत मतभेद पैदा हुआ, क्यों विधानसभा खत्म की गई। ये पूरी कहानी आज पहली बार आपके सामने रख रहा हूं। तो अब खबरों की एक एक करके शुरुआत करते हैं दोस्तों। कई दिनों तक ऊहापोह की स्थिति रहने के बाद, जो मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी, इसलिए कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने कल दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश कर दिया। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ये बिल है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, ये केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में पेश किया। और इस बिल के जरिए दोस्तों, जो दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार है, वो एलजी को दे दिया गया है। अगर सही मायने में, मतलब आपको लेमैन की भाषा में समझना चाहें, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि केंद्र सरकार ने 19 मई को जो अध्यादेश जारी किया था, उसकी तुलना में जो ये बिल लाया गया है, उसमें 4 बदलाव किए गए हैं। लेकिन उन चारों की जगह मैं आपको सिर्फ एक बड़े बदलाव की ओर ध्यान दिलाता हूं। विधानसभा को कानून की बनाने की अनुमति देने वाला सेक्शन 3A हटाया गया है। ये भास्कर की खबर है। सेक्शन 3A जो अध्यादेश का हिस्सा था, उसे विधेयक से हटा दिया गया है। अध्यादेश के सेक्शन 3A में कहा गया था कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद विधानसभा की सूची 2 की प्रविष्टि 41 में शामिल किसी भी मामले को छोड़कर आर्टिकल 239 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना दोस्तों, उसमें 3 चीज़ों पर, पब्लिक ऑर्डर, जमीन, पुलिस के अलावा अन्य विषयों पर दिल्ली सरकार को अधिकार दिए थे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी अवहेलना ना हो, इसीलिए बिल में सेक्शन 3A को हटाकर केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। यानी जो बदलाव किया ना, केंद्र सरकार को एहसास है कि जैसे ईडी डायरेक्टर के मामले में हुआ था ना,
कि भैया अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो चलो अच्छा है, जो हमारा अधिकार है हम उसके तहत काम करते हैं, और जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं आपको दिखा भी चुका हूं। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट के फैसले को भी अपने ध्यान में रखा है। हालांकि जानते हैं, जैसे ही इस बिल को पेश किया गया, कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जान लीजिए। लेकिन अब सरकार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक ने इस विधेयक में सरकार का साथ देने का फैसला किया है। और इस बीच दोस्तों, मैं बयान सुनाऊं, आपको ये बता देता हूं कि कांग्रेस की गजब की रणनीति है, उसको पता है। और कल मैंने आपको एक वीडियो में बयान सारे सुना दिए थे, अजय माकन के, संदीप दीक्षित के, कि ये कह रहे हैं कि सरकार को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चूंकि अब इनका आला कमान अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, तो उसने कहा कि चलो हम विरोध कर देते हैं। बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये बिल रुकने वाला नहीं है। लेकिन खैर छोड़िए, ये तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बीजू जनता दल के प्रवक्ता का बयान सुनाता हूँ। वो बयान इसलिए कि केजरीवाल बड़ा गए थे नवीन पटनायक जी को मनाने के लिए, खत्म, समझ में आ गया उनको कि आदमी अराजक है, इसको साथ देना ठीक नहीं है। बयान सुनिए बीजू जनता दल का। The Biju Janata Dal has decided to support the passing of the Delhi bill. और हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिए, बीजू जनता दल से पहले YSRCP ने भी इस बिल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब मैं आपको आगे बढ़ाऊं, दिल्ली का इतिहास दिखाऊं, जरा कैलकुलेशन भी आपको दिखा देता हूं राज्यसभा का। लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है, वो तो छोड़ दीजिए, राज्यसभा का गणित दिखा रहा हूं। कुल सदस्यों की संख्या 245 है, इसमें 7 सीट खाली है, यानी राज्यसभा में बहुमत के लिए 120 वोट चाहिए। अब मैं आपको एनडीए और भी दिखा देता हूं। कुल भाजपा के पास 93 वोट हैं और एनडीए के पास कुल 111, और इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके पास 99 वोट हैं और अन्य के पास 29 वोट हैं। अब मैं आपको बीजेडी के 9 और YSRCP के 9 सांसदों को जोड़ दिया जाए, जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है, यानी कुल मिलाकर 129 वोट हो जाएंगे। समर्थन के लिए, मैंने बहुमत के लिए या पास कराने के लिए सिर्फ 120 वोट चाहिए। इसमें बसपा के एक और चंद्रबाबू नायडू के एक सांसद को भी नहीं जोड़ रहा हूं मैं। और इतना ही नहीं, जो 7 खाली है ना, वो भी नॉमिनेशन से भरने वाला है। तो इसका मतलब राज्यसभा में भी सरकार के पास प्रचंड बहुमत हो गया है। कांग्रेस के साथ केजरीवाल जी कुछ भी खेल करते रहें। अब आप इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, जो केजरीवाल 2024 से पहले पूरी भूमिका बना रहे थे, सिर्फ इसी बिल के हवाले से ये देख रहे थे कि 2024 में मोदी के खिलाफ सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, सब टाइम फिक्स हो गया। YSRCP और बीजेडी ने ही उनको उनकी हैसियत दिखा दी। अब मैं आपको दोस्तों दिल्ली का इतिहास दिखाता हूं, बताता हूं, ताकि आपको ये भी समझ में आ सके कि कैसे कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है, वो अपने ही बड़े नेताओं, नेहरू, खासकर नेहरू की बात कर रहा हूं, पटेल, अंबेडकर, उनकी सोच के खिलाफ खड़ी हो गई है। राजनीति छोड़िए, पहले इतिहास देखिए। 1911 में जब दिल्ली तहसील को पंजाब से अलग करके अंग्रेजों ने इसे भारत की राजधानी बनाया था, तभी दिल्ली के विकास और कामकाज को एक राजधानी के स्तर पर देखने के लिए इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय सत्ता के हाथ में थी। इसके बाद जब संविधान सभा का समय आया और चर्चा हुई, तो नेहरू और अंबेडकर यही चाहते थे कि दिल्ली को केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए। हालांकि संविधान सभा में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में दिल्ली के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनी थी। इसने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली को एक राज्य का दर्जा देने, विधानसभा बनाए जाने और मंत्रिमंडल की सिफारिश की थी। बड़े ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि इसके लिए कोई तैयार नहीं था दोस्तों, न जवाहरलाल नेहरू, न सरदार पटेल, न संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और न ही ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अंबेडकर।
कोई भी तैयार नहीं था। बहुत दिनों तक ये रिपोर्ट संविधान सभा के अध्यक्ष के पास ही रही, लेकिन 1952 में जब चुनाव हुआ तो दिल्ली में भी चुनाव हुआ और पहली बार चुनी हुई सरकार बनी। और जानते हैं दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ब्रह्म प्रकाश। वे 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 3 साल के करीब। अब सोचिए, जब नेहरू 16-17 साल रह सकते हैं तो उसका मुख्यमंत्री 3 साल क्यों? क्या बहुमत खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था दोस्तों। सवाल तो ये, अब मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि उन्हें क्यों हटाया गया। तो एक इंटरव्यू में खुद ब्रह्म प्रकाश जी ने बताया कि आप देखिए, कोट अनकोट में बता रहा हूं, दिल्ली में मैं अच्छे तरीके से सरकार चला रहा था, पर नेहरू जी और पंत जी ने मुझे मुख्यमंत्री के पद से इसलिए हटा दिया था क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के लिए अधिक शक्तियों की मांग करने लगा था। इसका मतलब साफ है ना कि आज़ादी के बाद ही, पहले चुनाव के बाद ही नेहरू और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में खटपट होने लगी, अधिकारों की लड़ाई हो गई। और फिर नेहरू जी ने इसका हल क्या निकाला? ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अब उनको मुख्यमंत्री से हटाया तो किसको बनाया, वो भी आप देख लीजिए। दरियागंज से विधायक गुरुमुख निहाल सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मतलब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों की लड़ाई होने लगी, शक्तियों के बंटवारे की। आप सोचिए, एक ऐसा काल था दोस्तों जहां हर व्यक्ति कांग्रेसी था। पहले तो उस समय पंचायत नहीं था, वरना मैं बोलता पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मुख्यमंत्री, सब कुछ, हर कोई कांग्रेसी था। और तब ये हाल है कि प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो पा रहा था, लड़ाई हो रही थी। और इसके बाद आखिरकार 1 अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा ही समाप्त कर दी। यानी एक बार तो मौका दिया और दूसरी बार खत्म ही कर दिया। मोदी जी ने अभी जो है ना कानून बनाया है, दूसरी बार अगर वही नेहरू का फॉर्मूला चल देंगे ना तो ये केजरीवाल की पूरी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, विधानसभा ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको कहानी आगे लेकर आता हूँ। 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहा। और फिर एक ऐसा समय आया जब दिल्ली में विधानसभा की मांग उठने लगी। इसके बाद केंद्र सरकार, इसने 1987 में जस्टिस R.S. सरकारिया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। बाद में इसका नाम बदला गया, बाद में इसका नाम हो गया जस्टिस बालकृष्ण कमेटी कर दिया गया, क्योंकि सरकारिया साहब ने इस्तीफा दे दिया था। और बालकृष्ण कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने मई 1990 में संसद में एक बिल पेश किया। इसका मकसद दिल्ली को राज्य का दर्जा देना था। अब देखिए आप, बड़े मजेदार चीज है, 1991 में दिल्ली को राज्य का दर्जा तो दे दिया गया, विधानसभा भी बन गई। 1993 में चुनाव हुआ और मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जानते हैं, ये जो शक्तियां दी गई ना, ये सिर्फ सांकेतिक थी, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, पूर्ण राज्य की बल्कि तो बात ही छोड़ दीजिए। और एक ऐसा समय भी आया दोस्तों जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, लेकिन दिल्ली सरकार का काम कभी नहीं रुका। बिना किसी हो हल्ले हंगामे के बिना भी सारे काम होते रहे, यही तो खासियत है। अब आप केजरीवाल के दौर में आइए दोस्तों। जैसे ही खुद को अराजक कहने वाले केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो हर वक्त केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा, हर वक्त, मतलब अनाप शनाप मुद्दे पर काम करना नहीं था ना, अराजकतावादी खुद को तो बता चुके हैं। तो इसकी वजह से फिर सारी चीज़ें होती रही और आखिर में हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए, हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल के पास ही सारी शक्तियां हैं, मतलब केंद्र सरकार के पास, उपराज्यपाल के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के कुछ ही घंटे के भीतर केजरीवाल ने
ये ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए एकदम से कोहराम मचा दिया। आप याद कीजिए, केजरीवाल ने सबसे पहले दिल्ली सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाना शुरू किया। सबसे पहले उस विजिलेंस अधिकारी को हटाया जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ ही भ्रष्टाचार की जांच कर रहा था। दिल्ली सरकार के मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे विजिलेंस अधिकारियों को नोटिस देना और तमाम तरीके से परेशान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज कांग्रेस संसद में जिस विधेयक का विरोध करने और केजरीवाल का साथ देने के लिए मैदान में उतरी है, उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता यही कह रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ अपने भ्रष्टाचार करने और जांच को रोकने के लिए अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों। एक बहुत महीन बात आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल के हाथ में एक ऐसी ताकत दे दी जिससे दिल्ली में अराजकता फैलने लगी। और ये अराजकता वैसी ही है जैसा मणिपुर हाई कोर्ट के एक निर्णय ने मणिपुर में हिंसा का तांडव पैदा कर दिया था। मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये मणिपुर की स्थिति पैदा हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ताकत दी और ये बिल्कुल अराजक हो गए। जानते हैं, वास्तव में केजरीवाल दोस्तों दिल्ली में ये अधिकार इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो केंद्र सरकार को ब्लैकमेल कर सके। और याद रखिए, केजरीवाल जिस प्रकार की मांग करते हैं, अगर वैसा हुआ तो केंद्र सरकार के सभी तंत्र दिल्ली में उसके किराएदार की तरह हो जाएंगे और दिल्ली सरकार जब चाहे केंद्र सरकार को नचा सकती है, एक ब्लैकमेलर की भूमिका में आ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने उसकी मंशा को पंख दे दिया था। साथियों, नियत और नीति में जब मतभेद होता है तो उस तंत्र में संवाद नहीं होता, अराजकता फैल जाती है। दिल्ली सरकार जिस तरीके से अपनी शक्तियों से बढ़कर केंद्र सरकार के साथ बर्ताव करती है, जिस तरह की शक्तियां हासिल कर लेना चाहती है, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को इसमें लपेट लेती है, वो एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करता है। और ये स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि दिल्ली कोई एक राज्य नहीं है बल्कि इस देश की राजधानी है। और तभी तो दोस्तों नेहरू के समय में जब पूरा तंत्र उनके साथ था तब तो चल ही नहीं पाया और ये व्यक्ति तो पूरी तरह से खुद को अराजक बताता है, तब दिल्ली का क्या हाल होगा, तब पूरे देश का क्या हाल होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को इस तरह का बिल संसद के सामने लाना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।